मोहाली में स्थित नाबी में नेशनल साइंस डे मौके एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें संस्थान के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आइए हम आपको सुनाते हैं नाबी में नेशनल साइंस डे मौके आयोजित कार्यक्रम में क्या कुछ हुआ और वहाँ के प्रबंधक क्या कुछ कह रहे हैं। Transformed it into Brassica gentianea, and of course it is. सर, सबसे पहले तो अपना नाम क्या है और आज आपने यहाँ पर जो लेक्चर वगैरह दिया है या क्या कुछ है उसके बारे में कुछ बताइए नेशनल साइंस डे पर। नमस्कार, मेरा नाम अश्वनी पारेख है, प्रोफेसर अश्वनी पारेख। आप जहाँ खड़े हैं वो नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है और सेंटर फॉर इनोवेटिव एंड अप्लाइड बायो प्रोसेसिंग है। ये जो दो इंस्टीट्यूट हैं, ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं और इन दोनों इंस्टीट्यूट का जो उद्देश्य ये है कि आने वाले समय में हमारे पास पर्याप्त भोजन हो, पर्याप्त खाना हो और जो खाना हो वो संतुलित हो, न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड हो। और जो दूसरा इंस्टीट्यूट है सियाब है, उसका उद्देश्य ये है कि फार्मर्स की इनकम को हम लोग बढ़ाएं और जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको हम फिर से यूज़ करें ताकि फार्मर के लिए इनकम बढ़े और नए नए प्रोडक्ट इनसे निकलें। तो ये हमारे इंस्टीट्यूट का मैंडेट है। और जो आज का हमारा समारोह है वो नेशनल साइंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए है। नेशनल साइंस डे एक नेशनल मूवमेंट है, एक राष्ट्रीय मूवमेंट है जिसमें हम ये याद दिलाते हैं कि साइंस से हर प्रॉब्लम का सलूशन निकल सकता है और अगर हम साइंस को कंटिन्यू करते हैं तो आने वाले समय में भी हम नए नए चैलेंजेस को एड्रेस कर पाएंगे, नई नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, चाहे वो एग्रीकल्चर की हो, चाहे वो हेल्थ की हो, चाहे वो स्पेस की हो, चाहे वो सैटेलाइट की हो, चाहे वो कम्युनिकेशन की हो। तो साइंस से ही सोल्यूशन निकलेगा। और ये हम मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो कि 75 साल हमारी आज़ादी को हुए, 75 ईयर्स। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है आज़ादी के 75 वर्ष, जिसको हम अमृत महोत्सव के नाम से मना रहे हैं। और आज का जो नेशनल साइंस डे है वो इस बात को स्ट्रांगली प्रूव करता है, सपोर्ट करता है कि साइंस से ही हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। आज की जो साइंस है कल की टेक्नोलॉजी होगी। और आज के दिन हम सर सीवी रमन का जो उनको नोबेल प्राइज़ मिला था डिफ्रैक्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, रमन स्पेक्ट्रम के लिए, रमन इफेक्ट के लिए, उसको भी हम सेलिब्रेट करते हैं। और आज हम ये प्रण लेते हैं अपने साइंटिस्ट, अपने स्टूडेंट्स के साथ कि हम अपने उद्देश्य में कार्यरत रहेंगे और आने वाले समय में हम भारत को एक विश्व की एक ऊंचाई पर लेकर जाएंगे जहां विश्व में कीर्तिमान बनेगा साइंस का, विज्ञान का। ये उद्देश्य है। लेकिन सर, जैसे कि अभी लेक्चर चल रहा था तो वहाँ पर फार्मर की चैलेंजेस के बारे में कुछ दिखाया गया था। उसमें कैसे मतलब कि उस पर अपना कितना कंट्रोल होता है कि इन फ्यूचर में कैसे उस पर कंट्रोल किया जाए। जैसे कि वाटर जो है, ग्राउंड वाटर की अगर बात की जाए तो डे बाय डे जो है बहुत ज़्यादा डेप्थ में जा रहा है। इस पर क्या मतलब कितना फोकस होता है कि सीवरेज ले आई जाए या कुछ। एग्रीकल्चर, हमारा देश जो है एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, हमारे यहाँ ज़्यादातर किसान हैं। लेकिन आज का जो एग्रीकल्चर है, आज का जो किसान है, उसको बहुत सारे नए नए चैलेंजेस सामना करना पड़ रहे हैं। जैसे देखिए, मानसून जो है आजकल बड़े अनप्रेडिक्टिव हो रहे हैं। कभी बहुत सारी बारिश हो जाती है, कभी बारिश होती ही नहीं है। कभी आपका जो पानी आपको मिल रहा है वो खारा हो जाता है, कभी उसमें नमक ज़्यादा हो जाता है, कभी सॉल्ट ज़्यादा हो जाते हैं, कभी वायरसेस आ जाते हैं। जैसे अभी पेंडेमिक ह्यूमंस का आया, कोरोना वायरस, ऐसे प्लांट को भी वायरस लगते हैं, इंसेक्ट आ जाते हैं, कीड़े आ जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्ट्रेसेस हैं जो आज की प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर रहे हैं और इसका इफेक्ट आने वाले 10 साल में बहुत ज़्यादा पता लगेगा। आज की तारीख में हमारे पास पर्याप्त भोजन है, बट बीइंग द साइंटिस्ट होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि आने वाले चैलेंजेस को हम लोग परसीव करें, आने वाली प्रॉब्लम्स को हम लोग आज देखें और उनका सोल्यूशन तैयार रखें। तो ये ज़रूरी है कि आज के एग्रीकल्चर को हम अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आने वाले 10 साल या 20 साल में हमारे पास पर्याप्त खाना हो, तो उसके लिए हमें नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा, नए नए प्रयोग करने होंगे। और उसी उद्देश्य के साथ आज नेशनल साइंस डे मना रहे हैं। देखिए, जो मानसून है वो अनप्रिडिक्टेबल हो रहे हैं, कभी बहुत बारिश आती है, कभी नहीं आती है। तो फार्मर्स लोग क्या करते हैं, ज़मीन से पानी निकालते हैं। तो अगर आप रिपोर्ट देखें तो पिछले 10 साल में जो हमने पानी निकाला है, 106 क्यूबिक किलोमीटर ग्राउंड वाटर हमने निकाल लिया है। और वो ज़्यादा प्रॉब्लम है राजस्थान, यूपी, हरियाणा, जिसको हम फूड बास्केट कहते हैं। पंजाब की प्रॉब्लम है, जिसको हम फूड बास्केट के नाम से जानते हैं। तो आने वाले टाइम में अगर पानी ही नहीं रहेगा तो खेती कैसे होगी। और दूसरी एक जो प्रॉब्लम ये है कि आज का जो फार्मर है वो ये नहीं चाहता कि उसका बेटा या बेटी फार्मिंग करे, क्योंकि
फार्मिंग में आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं होता, इतना प्रॉफिट नहीं होता है। आप जितना लोन लेके बीज लेते हैं, लोन लेके बाकी चीज़ें करते हैं, इतना प्रॉफिट नहीं हो पाता है। तो फार्मर कभी भी नहीं चाहता कि उसका बेटा बेटी फार्मिंग करे, वो चाहता है उसका बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। अगर आप एक अनुमान लगाएं सरकार का, तो पिछले 10 साल में 4,432 किसानों ने फार्मिंग को डिसकंटिन्यू किया है। मतलब उन्होंने फार्मिंग को छोड़ दिया, या तो जमीन बेच दी है या फिर वहाँ बिल्डिंग्स खड़ी हो गई है, अर्बनाइजेशन हो गया है। तो अगर फार्मर ही नहीं रहेंगे तो खेती कौन करेगा? बिल्कुल सर, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो ये यहाँ पर है, नाभी है, जो इस पर क्या फोकस कर रहा है? क्योंकि जैसे पैडी है, पैडी को कोई बहुत सारी सीड्स अलग अलग ब्रीड आ रही है, डे बाय डे आती रहती है, लेकिन क्या है कि ड्यूरेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं है कि कोई ऐसा 10 प्रोडक्ट हो, धान की 10 फसलों के ऊपर काम किया जाए जिस पर कि मतलब बाकायदे फोकस हो, उसकी पैदावार भी ज़्यादा हो और वो ज़्यादा लंबे टाइम तक चले। आज क्या है कि किसान हर दिन नए नए बीज खरीदता है और नवा फिर उसको डालता है, लेकिन उसको स्टोर नहीं कर पाता। ऐसा कुछ अपना सेंटर कुछ अच्छा, वो जो स्टोर नहीं कर पा रहा है फार्मर, वो इसलिए है, हाँ, वो इसलिए नहीं है बिकॉज स्टोर करके ग्रो तो कर लेगा, लेकिन अगले साल जो उसकी पैदावार होगी वो कम होगी। इसको टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं शंकर भी, इंग्लिश में बोला जाता है इसको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। तो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी ये है कि अगर आप दो डिस्टेंट रिलेटिव को, जो दूर के आपके राइस के पौधे हैं, मादा और नर, उनको अगर आप क्रॉस कराते हैं तो जो उनको जो F1 होगा, जो बच्चा होगा, जो नए सीड आएंगे, वो दोनों पेरेंट्स से ज्यादा अच्छा होगा। इसको बोलते हैं हाइब्रिड विगर। इसका मतलब यह है कि आज की पैदावार दोनों पेरेंट्स से ज्यादा होगी बच्चे की जो पैदावार है, नए सीड की पैदावार, और ये बहुत जरूरी है। इसको बोलते हैं हाइब्रिड विगर। ये साइंस में, नेचर में है, और जितनी भी सीड कंपनीज हैं हमारे हिंदुस्तान में या कहीं भी विश्व में, वो इसी बात को लेकर कमा रही हैं कि उस सीड को हम प्रोड्यूस करें, फार्मर को दें कि फार्मर उससे हाई प्रोडक्टिविटी लेकर आए, लेकिन फार्मर उसको स्टोर नहीं कर पाता। अगर फार्मर स्टोर कर लेगा तो अगले साल उसी को ग्रो करेगा, ग्रो कर सकता है, लेकिन वो पैदावार कम होती जाती है। ये जरूरी भी है साइंस के लिए, क्योंकि नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नई नई वैरायटी, जैसे मौसम चेंज हो रहा है, आपके कीड़े चेंज हो रहे हैं जो हमारे पैदावार को खत्म करते हैं, उनके हिसाब से नए नए बीज आना भी, नई नई जाति, नई नई वैरायटी आना भी जरूरी है। तो इसीलिए जरूरी है कि हम उस चीज को सपोर्ट करें, और उसको फार्मर्स के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। बिकॉज जब आप हाइब्रिड सीड टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, शंकर बीज को यूज करेंगे, तो आपके ज्यादा पैदावार होगी और ज्यादा प्रॉफिट होगा, ज्यादा मुनाफा होगा। तो ये साइंस के लिए और फार्मर्स के लिए, दोनों के लिए अच्छा है कि वो हाइब्रिड सीड टेक्नोलॉजी को यूज करें। एक आखिरी सवाल सर कि जैसे कि हम गेहूं के ऊपर देखते हैं कि गेहूं में जो भी ब्रीड तो बहुत सारी आई है, लेकिन ऐसा क्या कोई हमारा सेंटर में कोई ऐसी रिसर्च चल रही हो कि जैसे हर एक प्रोडक्ट में गेहूं की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कि हमें कोई भी चीज़ बिस्किट से लेकर कुछ भी खा रहे हैं तो आज गेहूं की ज़रूरत है, कोई ऐसी रिसर्च या कुछ ऐसा हम उस पर में काम कर रहे हैं कि जिससे कि कोई नया चीज़ निकाला जा सके कि ज़रूरत ना पड़े या गेहूं की कम ज़रूरत पड़े? हर एक प्रोडक्ट में गेहूं की ज़रूरत है। जैसे देखिए, जहाँ तक गेहूं और चावल की बात है, ये दो धान ऐसे हैं जो हमारी लाइफ लाइन है। कुछ कंट्रीज में गेहूं ज़्यादा खाया जाता है, कुछ कंट्रीज में धान ज़्यादा खाया जाता है। तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि गेहूं की ज़रूरत ना पड़े, तो आने वाले समय में गेहूं नहीं खाएंगे तो आप कॉर्न खाएंगे, कॉर्न नहीं खाएंगे तो आप राइस खाएंगे। तो कुछ ना कुछ तो आपको कार्बोहाइड्रेट सोर्स चाहिएगा ही चाहिएगा, कुछ ना कुछ प्रोटीन सोर्स चाहिएगा ही चाहिएगा। तो या तो आप गेहूं खाइए, या फिर धान खाइए, या फिर मक्का खाइए। तो डिपेंडिंग ऑन द कंट्री, उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी ईटिंग हैबिट, हर कंट्री का अलग लॉजिक। हिंदुस्तान में वीट को ज़्यादा खाया जाता है, आप साउथ में चले जाएंगे तो राइस ज़्यादा खाया जाता है। तो ये आपकी कल्चर है। ये एक मैं ये कहूँगा कि गुड फूड इज अ गुड मूड। जैसे आप अच्छा अगर खाते हैं तो आपके विचार भी अच्छे होते हैं। तो जैसा आपका सदियों से खाना पीना चलता आ रहा है, वो हम उसके यूज टू हो चुके होते हैं। तो अगर हम उसी को कंटिन्यू करते हैं तो हम ज़्यादा अच्छा फील करते हैं, ज़्यादा अच्छे प्रोडक्टिविटी दे पाते हैं, ज़्यादा अच्छा हम काम कर पाते हैं, ज़्यादा अच्छा मूड होगा, ज़्यादा अच्छी हेल्थ होगी हमारी, और बीमारियों से लड़ सकेंगे। तो हमारी हमारे जो संस्कार हैं, जो हमारी फूड हैबिट्स हैं, उनको कंटिन्यू रखना बहुत ज़रूरी है। और मुझे नहीं लगता कि हमें कोई गेहूं का विकल्प सोचना चाहिए इस बारे में। सर, नाभी की तरफ से कोई किसानों के लिए भी अवेयरनेस कैंप्स भी या कुछ ऐसा लगाया जा रहा है? हम लोग पिछले 2 साल में तो हम लोग नहीं कर पाए बिकॉज कोरोना के। अदरवाइज हमारे रेगुलर किसान कैंप्स होते हैं और रेगुलर हम लोग ओपन डे रखते हैं। आज हमने पहली बार बहुत दिनों बाद ओपन डे रखा है, जहाँ हमारे पास स्कूल कॉलेजेस के लोग आए हैं, स्टूडेंट्स आए हैं, 70 लोग स्टूडेंट्स आए हैं हमारे पास। वहाँ से भी जुड़े हैं कुछ लोग? हाँ जी, ऑनलाइन भी बहुत से, ऑस्ट्रेलिया से, ऑल ओवर कंट्री से जुड़े हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड से जुड़े हैं। तो हम फ्यूचर में और कोशिश करेंगे कि जो हमारे प्रोडक्ट हैं नाभी के, वो लोगों को
समझ ही आए और साथ में पसंद भी आए। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम इस तरह की मीटिंग करें, इस तरह के सेलिब्रेशंस करें और ओपन डे रखें जहाँ पे एक जनरल पब्लिक आकर हमसे बात कर सके। एक जो हमने प्रोग्राम शुरू किया है उसको हम बोलते हैं साइंस सेतु। सेतु एक होता है एक तरह का ब्रिज, तो जैसे यहाँ पे हाई एंड रिसर्च हो रही है, लेकिन जो कॉलेज के और स्कूल के बच्चे हैं उनको नहीं मालूम कि क्या हो रहा है। तो ये हमने क्या करा, हमने लेक्चर सीरीज शुरू करी है। हर हफ्ते हमारे पास एक लेक्चर होता है, उसमें सारे कॉलेजेस के लोग आते हैं और वो हमारे साथ हमारी बातों को सुनते हैं, जो कि हम फिजिकली करने वाले हैं, अब तक ऑनलाइन कर रहे 2 साल से, और हमसे क्वेश्चन पूछते हैं वो। और जितने वो क्वेश्चन पूछते हैं उतने हमें अपने प्रोडक्ट की टेस्टिंग भी होती है। अरे हमने तो ये सोचा ही नहीं था, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है। तो दोनों तरह से इसका फायदा होता है। इस तरह की हमने पब्लिक अवेयरनेस, जिसको हम ओपन डे कहते हैं या साइंस सेतु कहते हैं या किसानों के लिए कहते हैं, उस तरह की एक्टिविटीज हम और करने वाले हैं फ्यूचर में। नेशनल साइंस डे के मौके पर सर हमारे जो दर्शक हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैं ये कहूँगा कि साइंस के बिना कुछ भी संभव नहीं, विज्ञान से ही प्रगति संभव है। और अगर हम इस बात को समझ लें कि विज्ञान से ही प्रगति संभव है, जो तो हमारे मन के विचार हैं, जो हम कुछ नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उस चीज़ को, भ्रांति को निकाल दिया जाए। नई टेक्नोलॉजी को हम लोग टेस्ट करें, अच्छी है तो अडॉप्ट करें और उसी से प्रगति पॉसिबल है। वो दिन चले गए कि जैसे मुझे एक बात याद आती है, मेरी दादी माँ थी, उनको जब हम गैस सिलेंडर का खाना खिलाते थे तो उनके पेट में दर्द होता है। वो कहते थे मुझे गैस नहीं चाहिए, मुझे लकड़ी का खाना चाहिए, गोबर का खाना चाहिए। तो आज की तारीख में हम उस बात को भूल गए। हमने सिलेंडर को अडॉप्ट कर, जो उज्ज्वला प्रोग्राम भी प्रधानमंत्री जी का है, उसको अगर आप देखें तो एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन है। पहले हम लोग लैंडलाइन की बात करते थे, एसटीडी कॉल बुक कर, आज हर एक के पास मोबाइल है। तो नई टेक्नोलॉजीज अगर हमारे पास आ रही हैं तो हमें उनको अडॉप्ट करना चाहिए, खुले हाथों से, खुले मन से अडॉप्ट करना चाहिए। उसी से प्रगति होगी, उसी से देश आगे जाएगा। नेशनल साइंस डे के दिन मैं आपको यही सब कहना चाहूंगा, विज्ञान से ही प्रगति है और आज का जो विज्ञान है वो कल की टेक्नोलॉजी है। इसलिए हमें निरंतर मेहनत करते रहने चाहिए और आगे बढ़ने का संकल्प करना चाहिए और स्टूडेंट्स को प्रेरित करना चाहिए ताकि हम देश को नई ऊंचाइयों पर लेके जा सकें। थैंक यू सर। आपका नाम क्या है? तो नेशनल साइंस डे पर आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, मेरा नाम डॉक्टर स्नेहलता सिंगला पारेख है। मैं दिल्ली में ICGB में साइंटिस्ट हूँ। नेशनल साइंस डे बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है। मैं कहूँगी एक फेस्टिवल की तरह हमारे यंग माइंड्स सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इस दिन हम यंग बच्चों को साइंस के लिए रियली इंस्पायर कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। तो आज का दिन बहुत ही, यहाँ देखा मैंने कॉलेज के कई बच्चे आए हुए हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा कि वो यंग क्या क्या साइंस में प्रोग्रेस हो रही है वो आज के दिन में जाने। मैम, नाभी में आपने लेक्चर दिया और यहाँ के जो बच्चे हैं, अगर फूड इंडस्ट्री के बारे में बात किया जाए तो कितना आपने देखा होगा बच्चों को कितना रुझान है, या आपको क्या लगता है कि ऐसी इंडस्ट्री में कितना बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? नहीं, बहुत इंटरेस्टेड हैं, बहुत यंग बच्चे यहाँ देखने को मिले और जो यहाँ पे टॉक्स हुई हैं उनसे बच्चों को डेफिनेटली बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा कि इंडिया का फ्यूचर क्या है, ग्लोब का फ्यूचर क्या है फूड सिक्योरिटी के बारे में। मेरा खुद का लेक्चर इसी के बारे में था। आपका लेक्चर भी हमने भी थोड़ा सा सुना था। पैडी के ऊपर आप सीड्स वगैरह बहुत सारे दिखा रहे थे पैडी के, तो लास्ट में आपने सेव वाटर के ऊपर फोकस किया था। तो आपको लगता नहीं कि पैडी की अगर इंडस्ट्री या लगातार एग्रीकल्चर अगर पैडी का होता रहा तो डे बाय डे जो है वाटर लेवल डाउन जा रहा है? पंजाब जहाँ पर आप खड़े हो यहाँ का भी, यहाँ तो 5 नदियाँ भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो राज्य है पानी से कहीं ना कहीं अब नहीं, वो बिल्कुल ठीक आपने कहा। लेकिन अब ये भी मैंने उस पर बताया कि चावल 60 से 70% लोग पूरे संसार के चावल पे ही डिपेंड करते हैं। उनके लिए स्टेपल खाना चावल ही है। चावल की खेती में डेफिनेटली पानी लगता है, लेकिन आजकल साइंटिस्ट उस टाइप की किस्में निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कम पानी में चावल उगा सकें, तो और या छोटे से लैंड मास पे हम बहुत ज़्यादा यील्ड बढ़ा सकें। वही मेरी रिसर्च का फोकस है कि छोटी सी ज़मीन पर आप एक ही पौधे से कितने ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेन्स बना सकते हैं, तो उसमें अल्टीमेटली हम पानी सेव ही करेंगे एक तरीके से। क्या किसान कन्विंस हो गया इस चीज़ से? अगर ये टेक्निक आ जाती है तो क्या किसान को कितना इसका बिल्कुल फ़ायदा होगा। उन्हीं के लिए है, क्योंकि जो हमारे बड़े बड़े किसान हैं उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हमारे स्मॉल होल्डर्स हैं ना, स्मॉल फार्मर्स हैं, उनके लिए ये पानी की अवेलेबिलिटी की बरसात हो रही है या नहीं, हमारी तो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो अगर उनको ऐसी वैरायटीज़ दी जाएँ तो डेफिनेटली उनकी जीवन में बहुत अलग असर पड़ेगा, बहुत पॉजिटिव। कम बरसात हो रही वहाँ तो चलो ये अच्छा रहेगा, पर जहाँ पे लोगों की जो पंजाब में आदत है कि मोटर चला दी है, पानी बेइंतहा बह रहा है, उनको कैसे कन्विंस किया जाए? नहीं, बेइंतहा बह रहा है, लेकिन वो हमेशा बहता नहीं रहेगा ना। अभी नासा ने ये सैटेलाइट पिक्चर्स दिखाई हैं हमें
कि ऑलरेडी 100 क्यूबिक ग्राउंड वाटर नीचे जा चुका है, तो कितनी नीचे तक आप पानी निकालोगे? पॉसिबल नहीं है ना, कभी तो पानी भी ख़त्म ही होगा। तो ये राइट मोमेंट है कि हमें ये सतर्क हो जाना चाहिए कि पानी ख़त्म होने वाला है, अब हमें उसको ध्यान से बचा के यूज़ करें। इसीलिए मैं सेव वाटर बोल रही हूँ। आपकी तरफ से कुछ कैंप्स वगैरह भी लगाए जाएंगे इसकी अवेयरनेस के लिए? नहीं, ऐसा कैंप्स तो नहीं, हम तो बिल्कुल साइंस। किसान तक कैसे पहुंचेगी? किसान तक डेफिनेटली पहुंचेगी, क्योंकि ये हम इंडस्ट्री तक पहुंचाएंगे और इंडस्ट्री के एक्सटेंशन का वो होते हैं, पूरे साइंटिस्ट होते हैं जो जाके किसानों को अवगत कराएंगे कि ऐसा करके कुछ वैरायटीज निकलने वाली। कम फूड ग्रेड इंडस्ट्री तो होगी, लेकिन जो फ्रूट मार्केट जो ज़्यादा इंडिया में या कहीं और भी है, इस पर कितना फोकस अपना एज ए साइंस मतलब रहता है कि भाई फ्रूट मार्केट को ज़्यादा हाँ, बढ़ावा? फ्रूट मार्केट में देखिए 2 ही एस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, एक तो कितना न्यूट्रिशन है और कितना उनकी शेल्फ लाइफ है। क्योंकि फार्मर्स को जो फ्रूट उगाते हैं उनको बड़ा नुकसान होता है कि आपने ट्रांसपोर्ट किया, फ्रूट सड़ ही गया, तो उनको वो कॉस्ट मिलती ही नहीं। तो हमारा रिसर्च और बाकी लोगों का भी रिसर्च उस पर बहुत फोकस्ड है कि उनकी शेल्फ लाइफ, ट्रांसपोर्ट लाइफ कैसे बढ़ाई जाए। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कि उनका न्यूट्रिशन और कैसे इम्प्रूव किया जाए। एज ए साइंस क्या आपको लगता है कि अभी भी वो टाइम है कि बगैर मतलब कि ग्रेन को खाए, मतलब कि फ्रूट के बगैर, मतलब जो लोग कहते हैं कि फ्रूट के जितना मर्जी खा लो लेकिन ग्रेन लेना पड़ेगा, क्या अभी वो टाइम है कि कुछ समय बाद ऐसा आ जाएगा? नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि नहीं, अनाज तो अनाज ही है, लेना पड़ेगा क्योंकि आप अनाज को रिप्लेस नहीं कर सकते फ्रूट से। फ्रूट से काम नहीं चलेगा। फ्रूट से कैसे काम चलेगा? फ्रूट में अपना न्यूट्रिशन है, बट अनाज में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वही मेनली आपको एनर्जी देते हैं। फ्रूट्स में आपको बाकी सारी चीज़ें मिलेंगी, वाइटामिन मिनरल्स हो गए, लेकिन जो आपको एनर्जी के लिए, हाई एनर्जी के लिए चाहिए, वो मुझे लगता है अनाज से ही ज़रूरी है। हमारे चैनल के द्वारा आप जो है नेशनल साइंस डे पर दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं दर्शकों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि ये बहुत राइट मोमेंट है कि हमें जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे हमारी मिट्टी हो गई, हमारा पानी हो गया, हमारा पर्यावरण हो गया, उसको बहुत कंजर्व करें। उसमें छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन भी बहुत बड़ा, कहते हैं ना बूंद बूंद करके मटका भरता है, उसी तरीके हमारा हर इंसान, हर सिटीज़न का फ़र्ज है कि छोटा छोटा उसके प्रति जहाँ भी जो कंजर्वेशन, इवन इलेक्ट्रिसिटी, छोटी छोटी चीज़ हम कंजर्व करेंगे तो आज नहीं, कल नहीं, लेकिन परसों हमें उसका नतीजा पॉजिटिव ज़रूर नज़र आएगा। रिसर्चर्स तो हम लगे ही हुए अपनी कंट्रीब्यूशन करने में, बेहतर किस्में बनाने में, लेकिन हम सबका ये फ़र्ज है जो रिसर्चर्स नहीं हैं कि वो भी देश के प्रति कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें।